नमस्कार साथियों, मैं हिमालय सिंह बालाजी इंस्टीट्यूट से हूँ। आपको मैंने बताया था वर्णमाला की पहली क्लास में स्वर के बारे में, तो उसी को आज आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे। तो पहले आज स्वर का रिवीजन हो जाए, जो हमने पढ़ाया था पहली क्लास में, आज उसका रिवीजन हो जाए। तो चैप्टर था वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है हमने आपको बताया था। वर्ण धन माला। वर्ण का मतलब क्या होता है? अक्षर, अक्षर या ध्वनि, ध्वनि। और माला का मतलब बताया था मैंने, समूह, समूह। अक्षर का मतलब क्या होता है? अक्षर जैसे एक अक्षर है, इसका अब क्षय नहीं किया जा सकता, इसको अब किसी भी रूप में परिवर्तित अब नहीं किया जा सकता, तो वही होता है अक्षर। और ध्वनि, ध्वनि का मतलब मैंने बताया था मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई। अगर क्वेश्चन पूछेगा मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई तो होगी ध्वनि। अगर लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, लिखित भाषा की, लिखित भाषा की अगर सबसे छोटी इकाई, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई तो क्या होती है? अक्षर, अक्षर या वर्ण। और मौखिक भाषा की, मौखिक भाषा की, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई तो होती है ध्वनि, ध्वनि। यहां तक आपको मैंने बता दिया था। वर्णमाला क्या होता है? वर्णमाला होता है वर्णों का एक क्रमबद्ध समूह। समूह का मतलब क्या होता है? समूह जैसे होती है, हमने बताया था कि एक मोतियों की माला, छोटी छोटी मोतियां मिलकर एक माला बना देती हैं, उसी प्रकार ये समूह जो होता है वर्णों में, वर्णमाला में क्या होता है? एक अक्षरों का समूह होता है। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा आ, फिर बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, एक क्रमबद्ध तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से या क्रमबद्ध तरीके से एक माला बना देती है, उसे ही कहते हैं हम वर्णमाला। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया था। इसके आगे अब हम चर्चा करेंगे कि स्वर वर्णमाला के भेद कितने हैं, वर्णमाला के भेद कितने हैं। तो वर्णमाला के हमने बताए थे आपको कितने भेद हैं। तो परिभाषा आपकी समझ में आई। वर्णों का एक व्यवस्थित समूह या क्रमबद्ध समूह ही वर्णमाला कहलाता है। तो अब वर्णमाला के प्रकार पे हम प्रकार देखेंगे। तो वर्णमाला के होते हैं दो प्रकार। नंबर एक होता है स्वर, नंबर दो होता है व्यंजन। नंबर एक होता है स्वर, नंबर दो होता है व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? स्वर वो होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, मतलब इनको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होती, ये खुद से बोले जाते हैं स्वतंत्र रूप से। जैसे स्वर क्या होते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ओ, ए, ओ, औ, अंग, आहा। ये होते हैं स्वर। स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उन्हीं को कहते हैं हम स्वर। तो स्वर अगर कुल स्वर पूछे, कुल स्वर पूछे तो कितने होते हैं? कुल स्वर आप गिन लीजिए। 3, 2 5, 2 7, 2 9, 2 11, 2 13। कुल स्वर होते हैं 13, मगर इनको स्वर में काउंट नहीं किया जाता। ये क्या होते हैं? अयोगवा। क्या होते हैं? अयोगवा। हमने बताया था इनको कहते हैं अयोगवा। इसको कहते हैं अनुस्वार, अनुस्वार। और इसको कहते हैं विसर्ग। क्या कहते हैं? विसर्ग। फिर अब स्वर की बात करें तो स्वर तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्वर जो होते हैं स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। तो पहले चरण में देखेंगे स्वर के कितने भेद होते हैं। तो पहले चरण में होते हैं स्वर के 3 भेद। नंबर एक होता है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व, ह्रस्व स्वर। नंबर 2 दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। नंबर 3 होता है प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में क्या होता है? ह्रस्व स्वर में सब छोटे वाले होते हैं, जितने छोटे वाले होंगे सब ह्रस्व स्वर में होंगे। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, ये कुल होते हैं 4, ये होते हैं ह्रस्व। फिर दीर्घ में, दीर्घ की बात करें तो जितने इससे बचे हैं सब इसी में होंगे। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। और ये प्लुत स्वर क्या होते हैं?
अब अगर ह्रस्व स्वर की परिभाषा पूछ ली जाए, ह्रस्व स्वर की परिभाषा अगर पूछ ली जाए तो ह्रस्व स्वर की परिभाषा मतलब इसकी परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखो, ह्रस्व माने छोटा और दीर्घ माने बड़ा। दीर्घ मतलब बड़ा, तो दीर्घ जितने बड़े वाले होंगे इधर जितने होंगे उससे जो बचेंगे सब इधर आएंगे, इसमें दीर्घ में। प्लुत में, प्लुत की बात अगर करें, अगर कभी भी कोई शब्द देकर पूछे कि स्वर इसमें कौन सा स्वर है, तो शब्द कोई भी शब्द आएगा तो प्लुत स्वर में आएगा। जैसे ओम बोला जाता है, ओम, ओम, ये निशान जहां पे मिल जाए समझ लीजिएगा वो प्लुत स्वर में जाएगा, वो प्लुत स्वर में जाएगा। एक झन्नाटेदार आवाज निकले तो समझ लीजिएगा कि प्लुत स्वर में जाएगा। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम अगर देखेंगे तो जीभ के आधार पर स्वर के भेद, जीभ के आधार पर स्वर के भेद, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप जितनी अच्छी मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट भी होगा। और हम लोगों को आप सपोर्ट करिए तो आपकी तैयारी में एक हम लोग अच्छी तरीके से एक अच्छा मार्गदर्शन आपको हम दे पाएंगे, बस आपकी सपोर्ट की जरूरत है। तो अब जीभ के आधार पर स्वर के भेद, जीभ के आधार पर स्वर के भेद। जीभ कुछ इस प्रकार होती है, जीभ कुछ इस प्रकार होती है। जीभ, ये जीभ के तीन खंड कर लीजिए। इसको क्या कहेंगे? अग्र, इसको कहेंगे मध्य और इसको कहेंगे पश्च। मैंने एक ट्रिक बताई थी, आपको याद हो तो मैंने कहा था एक इसकी ट्रिक होती है, आओ उल्लू पीछे पीछे, छोटे आ को छोड़ो बीचे बीचे। आ ओ उल्लू मतलब बड़ा आ, ऊ औ और छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये होंगे इसमें पश्च में। आओ उल्लू पीछे पीछे मतलब पश्च में, और छोटे आ को छोड़ो बीचे बीचे, छोटा बीच में रहेगा। और मतलब बाकी कितने बचे हैं? ए बचा है और ई बचा है। आप बोल के भी चेक कर लीजिए, ए ई ई, ये सब आगे से आवाज निकल रही है। अ मतलब छोटा, मध्य से, यहां से आवाज निकल रही है मतलब मध्य से। और ये जितने पश्च से बोले जाते हैं, आ ओ औ ऊ, ये सब पश्च से बोले जाते हैं। इसके बाद हमने बताया था मुख खुलने के आधार पर स्वर के भेद, मुख खुलने के आधार पर स्वर के भेद, मुख खुलने के आधार पर स्वर के भेद। मुख खुलने के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? मुख खुलने के आधार पर, खुलने के आधार पर स्वर के भेद, स्वर के भेद। स्वर के भेद कितने होते हैं? चार होते हैं। चार कितने होते हैं? चार। कौन कौन सा? नंबर एक समृत, समृत। नंबर दो अर्ध समृत, अर्ध समृत, अर्ध समृत। नंबर तीन विवृत, विवृत। नंबर चार अर्ध विवृत, अर्ध विवृत, विवृत। तो समृत को हमने कैसे याद कराया था? आपको पता हो तो मैंने कहा था सुई, सुई मतलब ऊ, बड़ा ऊ, ई और बड़ी, सुई। और फिर अर्ध समृत को, अर्ध समृत को हमने क्या बताया था? ओए, ओए से याद कराया था, ओ और ए, ओ ए। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। विवृत में क्या होगा? विवृत में केवल बड़ा आ आएगा। कौन सा आएगा? बड़ा आ आएगा, बड़ा आ आएगा। अब बचे कितने हैं? दो, दो चार, दो छह, एक सात, सात हो गए। बचे कितने हैं? ए बचा है ये वाला, और क्या बचा है? औ बचा है, औ बचा है, औ। तो दो, दो चार, दो छह, एक सात, दो नौ। अभी एक और बचा है। कौन सा बचा है? छोटा आ, छोटा आ। 9 एक 10 हो गए टोटल, 9 एक 10 हो गए। तो ये होते हैं मुख खुलने के आधार पर स्वर के भेद। अब इसके बाद हमने बताया था होठों की आकृति के आधार पर स्वर के भेद।
तो इसके आगे हम देखेंगे होठों की आकृति के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं। स्वर के भेद, होठ की आकृति के आधार पर, होठ की आकृति के आधार पर दो भेद होते हैं। कौन सा? एक होता है व्रतमुखी, व्रतमुखी, नंबर 2 आवृतमुखी, आवृतमुखी, व्रतमुखी और आवृतमुखी। व्रतमुखी में हमने क्या बताया था, ओंठ कुछ इस प्रकार बन जाए, ओंठ एक वृत्त के समान बन जाए। तो व्रतमुखी में कौन कौन से आएंगे? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, ये आ जाएंगे व्रतमुखी में। और बाकी जितने बचेंगे वो सब जाएंगे आवृतमुखी में। छोटी बड़ी ई, ए और ये वाला ई, ये होंठ की आकृति के आधार पर स्वर के भेद। और इसके बाद मैंने और कुछ बताया था कि पेशियों के आधार पर स्वर के भेद। कौन कौन से? पेशियों के आधार पर मैंने बताया था, पेशियों के आधार पर, पेशियों के आधार पर कितने? 2। एक होता है शिथिल, शिथिल, नंबर 1 शिथिल, नंबर 2 कठोर। शिथिल और कठोर में हमने क्या बताया था? शिथिल वो होते हैं जो बहुत ही आसानी तरीके से बोले थे, एक शिथिल तरीके से, एकदम शिथिल तरीके से। तो शिथिल तरीके से कौन सा? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ। और इन्हीं के बड़े रूप जाएंगे कठोर में, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ये होते हैं पेशियों के आधार पर स्वर के भेद। फिर अगर बात करें उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद, उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद, उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद 2 होते हैं। नंबर 1 होता है मूल, मूल स्वर, नंबर 2 होता है संधि स्वर, संधि स्वर। मूल स्वर में कौन सा रहेगा? छोटे वाले, जो मूल मतलब जो छोटे हैं, जिनसे पूरे वर्णों का विकास हुआ है, पूरे स्वर का विकास हुआ है, वही वाले मूल में रहेंगे। छोटा, छोटी, छोटा ऊ। और जो बाकी बचेंगे इधर से वो सब इसी में जाएंगे। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। तो ये होंगे संधि स्वर में। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी। अगर आपसे पूछे कि कुल स्वरों की संख्या, तो आप कितने बताएंगे? आप कितने बताएंगे? कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? कुल स्वरों की संख्या होती है 10। कुल स्वरों की संख्या होती है 10। कहीं कहीं पे ऋषि भी ले लिया जाता है स्वर में, कहीं कहीं पे ऋषि भी ले लिया जाता है, मगर कहीं ज्यादातर ऋषि नहीं माना गया है स्वर। तो कुल स्वरों की संख्या होती है कितनी? 10। तो स्वर यहां तक आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर स्वर में बात करें, संयुक्त स्वर पूछे, संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर वो होते हैं मतलब ए, ओ और औ, ये होते हैं संयुक्त स्वर। इनको कहते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त मतलब 2 चीजों से मिलकर बने हों या और कई चीजों से मिलकर बने हों, वही होते हैं संयुक्त। मतलब कई चीजों से मिलकर बने हों, उन्हें कहते हैं संयुक्त स्वर। तो ये होते हैं 4 संयुक्त स्वर। और 4 ही संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, 4 ही संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। तो यहां तक अब स्वर आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे हम आपको बताएंगे व्यंजन। व्यंजन की बात अब आप करेंगे तो व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन जो होते हैं, व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन की परिभाषा अगर पूछ ली जाए तो व्यंजन की परिभाषा होगी जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं।
लाते हैं। ये बात क्यों कही गई है, इसकी परिभाषा ये क्यों होगी? जो व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे व्यंजन ये का होता है, का, तो का को पढ़िए क, का मतलब का में आ भी निकल रहा है, का मतलब का धन आ, तो ये स्वर आ गया ना, तो इसी वजह से कहते हैं व्यंजन जो होते हैं स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे खा है ख, आप बोल के चेक करिए, ख आ रहा है, आ तो स्वर है, तो ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, वे व्यंजन कहलाते हैं। अब व्यंजन की हम बात करते हैं, तो यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। व्यंजन की बात करें तो व्यंजन का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छ, ज, झ, इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, न, पा, फा, बा, भा, मा। ये एक जो 25 व्यंजन होते हैं, ये टोटल की बात करी जाए तो इनको क्या बोलते हैं? इनको कहते हैं स्पर्श व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन। ये टोटल 25 वर्ण होते हैं, 25 ये स्पर्शी व्यंजन होते हैं, 25 होते हैं स्पर्शी व्यंजन। और ये एक वर्ग, इनको बोलते हैं का वर्ग। पहले को बोलते हैं का वर्ग, दूसरे को बोलते हैं चा वर्ग, तीसरे को बोलते हैं टा वर्ग, फिर का वर्ग, फिर पा वर्ग। और इनका बोलने का स्थान, इसकी एक ट्रिक है, हम आपको बता रहे हैं, KTM 2। KTM एक बाइक होती है ना, तो आप जैसे कहते हैं KTM 2, KTM के का मतलब होता है कंठ, और टी का मतलब क्या होता है? तालु, और एम का मतलब होता है मूर्धा, और डी का मतलब होता है दंती, ओ का मतलब होता है ओष्ठ। ये होते हैं, ये वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग और पा वर्ग, इनको बोलते हैं। मतलब एक ट्रिक है KTM 2। कंठ, ये जो होते हैं का वाला वर्ग जो होता है कंठ से, क, ख, ग, घ, न, का, खा, गा, घ, अंगा, मतलब ये कंठ से आवाज निकलती है, इनको बोलने में कंठ से आवाज, इसीलिए इनको कहते हैं कंठ। और फिर उसके बाद तालु, च, मतलब जीभ जो है तालु को टच करेगी, च, छ, ज, झ, इया। और ये मूर्धा क्यों कहते हैं? टा, ठा, जो जीभ है, जीभ की इसमें मतलब लुंठित तो होगी, ये मूर्धा मतलब जो है जीभ को मूर्धा कहते हैं, तो ये लुंठित हो, टा, ठा, देखो जीभ जो है लपट रही है, इस वजह से इसे कहते हैं मूर्धा। और ये वाली लाइन ता वर्ग वाली, इसको कहते हैं दंती क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो जीभ है दांत के बीच में आ जाती है, ता, थ, द, ध, न, ये वाले दंती कहे जाएंगे। जो जीभ होती है दांतों के दोनों बीच में आ जाती है, इसी वजह से इसको कहते हैं दंती। और ये पा वर्ग वाला, ये ओठ के सहारे बोले जाते हैं, प, फ, ब, भ, म, तो इसी वजह से इनको कहते हैं ओष्ठ। ठीक है। और ये जो आखिरी वाले ये होते हैं, इनको कहते हैं नासिक व्यंजन, या पंचमा अक्षर। अब नासिक क्यों कहते हैं इनको? नासिक इस वजह से कहते हैं जो नाक के सहारे बोले जाते हैं, जैसे अंगा, इया, अड़ा, ये सब नाक के सहारे बोले जाते हैं, इसी वजह से इसको कहते हैं नासिक व्यंजन। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। और ये जो होते हैं डाडलिया और ढाढक्कन, इनको क्या बोलते हैं? इनको कहते हैं उच्छिप्त व्यंजन, इनको कहते हैं उच्छिप्त व्यंजन। ये दोनों को उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम बात करेंगे, और जो बाकी व्यंजन बचे हैं वो कहां जाएंगे? तो या, रा, ला और वा, ये जो चार होते हैं इनको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन।
अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ क्यों कहते हैं? इनको जब बोलो तो अंदर या रा लावा, अंदर से आवाज आ रही या रा लावा, आप बोल के चेक करिए। इनको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। 4 होते हैं, कुल 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन। फिर आगे बात करें तो ये होते हैं, देखो स स स ये वाला सा और हा, इनको कहते हैं ऊष्मी या संघर्षी व्यंजन। इनको बोलने में ऊष्मा निकलती है, गर्म ऊष्मा निकलती है, संघर्ष लगता है, मतलब कुछ कष्ट करना पड़ता है, इस वजह से इनको कहते हैं ऊष्मी ऊष्मी या संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन इनको बोलते हैं ऊष्मी या संघर्षी व्यंजन। इनको बोलने में एक गर्म ऊष्मा निकलती है। और अगर इन सा की बात करें तो इनका भी एक नाम है। हा को कहते हैं काकल्य, काकल्य व्यंजन, काकल्य व्यंजन, काकल्य व्यंजन। और ये क्या होता है? ये सब क्या होते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं तालव्य सा, तालव्य सा। ये जब ये वाला सा बोलोगे तो जीभ तालु को टच करेगी, तो इसे कहते हैं तालव्य सा, तालव्य सा। इसको कहते हैं तालव्य, इसको कहते हैं मूर्धा, इसको कहते हैं दंती, इसको कहते हैं दंती। क्या कहते हैं? दंती। ठीक है, तो यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे संयुक्त व्यंजन। यहीं पे आपको हम बता दें अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण कौन से होते हैं और महाप्राण कौन से होते हैं? अल्प प्राण की बात करें तो अल्प प्राण होते हैं ये वाली लाइन 1, 3 और 5। ये जो होंगे इनको कहते हैं अल्प प्राण। क्या बोलते हैं? अल्प प्राण। और ये वाली लाइन, ये और ये वाली लाइन बची है ना, इनको कहेंगे महाप्राण। मतलब कौन सी? 2 और 4, चल नहीं रहा हमारा, 2 और 4, इनको कहेंगे महाप्राण। क्या कहेंगे? महाप्राण, महाप्राण। तो यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी, अल्प प्राण और महाप्राण। तो 2 और 4 को क्या कहेंगे? महाप्राण। और 1, 3 और 4 को कहेंगे अल्प प्राण। फिर हम बात करें अघोष और सघोष की, तो कौन से? ये 2 होते हैं अघोष, अघोष, इनको कहते हैं अघोष। और जो बाकी ये बचे हैं ये तीनों, ये होते हैं सघोष या घोष। इनको सघोष भी बोलते हैं और घोष भी बोलते हैं। तो और एक चीज और जान लीजिए, जितने स्वर होंगे वो काहे में जाएंगे, जितने स्वर होंगे वो सब काहे में जाएंगे? वो सब सघोष में जाएंगे, इसमें जाएंगे। सभी स्वर इसमें आते हैं, सभी स्वर सघोष में आते हैं, घोष में। घोष इसके 2 नाम है, एक सघोष एक घोष। इसको कहते हैं सघोष या घोष। और फिर यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब इसको हम मिटा देते हैं, तो मिटा देते हैं क्योंकि अब समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा लिख चुका है। तो इसके आगे की बात इसको मिटाने के बाद बताते हैं आपको हम। तो ये रा, अगर ये इस रा की बात करें तो इसको क्या कहते हैं? लुंठित, लुंठित, लुंठित या प्रकंपित, प्रकंपित व्यंजन। लुंठित क्यों कहते हैं? लुंठित इस वजह से रा बोलोगे तो जीभ जो लुंठ जाती है, एकदम मतलब सिकुड़ जाती है, इस वजह से इसको कहते हैं लुंठित या प्रकंपित व्यंजन। और फिर 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। 4 संयुक्त स्वर थे, 4 संयुक्त व्यंजन, छ, त्र, ज्ञ और स्रा। ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। इनको क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्यों बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन इस वजह से बोलते हैं, जैसे ये है तो इसको अगर हम परिवर्तित करेंगे तो ये का,
और सा, मतलब दो व्यंजनों के मेल से बना है और दोनों में स्वर भी है, का में भी स्वर है। का को अगर तोड़ोगे तो का कैसे टूटता है, का धन आ, सा धन आ। इसी वजह से इनको कहते हैं, क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। त्रा की बात करें तो ता धन रा, ता धन रा। और अगर फिर ज्ञा की बात करें, ज्ञा की, तो ज्ञा ज्या धन इया, ज्या धन इया। तो यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। और सा धन रा, ये होता है स्रा। तो ये हो गए संयुक्त व्यंजन। तो अब यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो हमको तो नहीं लग रहा है कुछ इसमें छूटा है, क्योंकि आपको हम रिवीजन भी करा दिए हैं, और हो सकेगा तो एक क्लास में फिर आके आपको पूरी वर्णमाला का एक साथ रिवीजन हम करा देंगे, और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन कराएंगे। और आपको बता दें, चार जो व्यंजन है वो आगत व्यंजन, आगत व्यंजन जान लीजिए। आगत व्यंजन किसे कहते हैं, आगत व्यंजन, का खा गा जा फा, का खा, का खा जा फा, का खा गा जा और फा, ये होते हैं आगत व्यंजन। इनको क्या बोले हैं, आगत। ये आए हैं कहीं से, इनको कहते हैं हिंदी में आए हैं, इसी वजह से इनको कहते हैं आगत व्यंजन। तो आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। और ला को क्या बोलते हैं, ला को कहते हैं पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन। ला को कहते हैं ला जो होता है इसे कहते हैं पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन। और या और वा, ये इनको क्या बोलते हैं, इनको जानते हो क्या बोलते हैं, इनको कहते हैं अर्ध स्वर, इनको कहते हैं अर्ध स्वर। अर्ध स्वर क्यों बोलते हैं, आपके दिमाग में बात उठ रही होगी कि अर्ध स्वर क्यों बोलते हैं। अर्ध स्वर आपने देखा होगा, जैसे कहते हैं आए, तो आए ऐसे भी अगर लिख देंगे वो भी सही होगा, अगर आए ऐसे भी लिखेंगे ऐसे तब भी, क्योंकि ये स्वर का स्थान ले रहा है, इसी वजह से इसको कहते हैं अर्ध स्वर। जैसे कहेंगे, अगर बात करें इसकी वा की, या की बात तो समझ में आ गई होगी। अब वा की बात अगर हम करें तो ये वा क्यों कहा, मतलब वा को क्यों स्वर कहा गया है। जैसे कहते हैं आओ, वो, तो ये यहाँ आ गया। अगर ये आओ ऐसे भी लिख दो तब भी ये स्वर का स्थान ये भी ले रहा है, इसी वजह से इनको दोनों क्या कहेंगे, अर्ध स्वर, स्वर का स्थान ले रहा है। फिर बात करें तो द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन कौन से होते हैं, दो एक समान व्यंजन आकर, दो एक समान व्यंजन एक शब्द में आकर द्वित्व व्यंजन। जैसे दिल्ली, बच्चा, एग्जाम्पल में ये होते हैं द्वित्व व्यंजन। क्या होते हैं, द्वित्व व्यंजन, इनको बोलते हैं व्यंजन। दो एक समान व्यंजन एक साथ आकर जब एक शब्द बनाते हैं उसे कहते हैं द्वित्व व्यंजन। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ मैं अपनी क्लास को यहीं पे खत्म करता हूं, और आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।